Hello students, a very warm welcome. I hope you all are doing well. So here I am your mentor, chemistry mentor, and before starting this topic, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ है, चैप्टर 3 लिखा हुआ है, क्लास 9th की केमिस्ट्री हम शायद पढ़ने जा रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे ना? तो यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम 9th की ही केमिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि टर्म 2 में आने वाला है। मतलब मैं अगर बात करूं तो टर्म 2 का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कौन सा है? एटॉमिक मास। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक मास ही हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मैम एटॉमिक मास ही क्यों स्टार्ट करवा रही है। तो हमने ये जो हमारी सीरीज है इसका नाम दिया है टर्म 2 सीरीज। ठीक है, टर्म 2 सीरीज में जो भी आपके टर्म 2 में चैप्टर्स आने वाले हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका वेटेज कितना होता है एग्जाम में, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप इस पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में आने वाले हैं उनको समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या फिर वो आपके लिए कितने इजी हो जाएंगे, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। राइट, तो इसीलिए हम एटॉमिक मास को आज स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। ये बहुत ही बेसिक है। अब जो इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एटॉमिक मास पढ़ लिया, एटॉमिक मास जो है उसका फर्स्ट आपको एटॉमिक मास समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिट बतानी है। एटॉमिक मास की यूनिट बताएंगे तभी हम मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एटॉमिक मास को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस टर्म 2 सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास से। बट उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जल्दी से कर लें, क्योंकि मैंने जैसा आपको बता दिया है कि हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ठीक है, जो टर्म 2 में आने वाले हैं। तो इसके बाद के जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर के, कुछ क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट में बताऊंगी, या फिर कितने मार्क्स के आते हैं वो एग्जाम में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आपको पता कैसे चलेगा जब मैं नेक्स्ट क्लास आपकी लूंगी? तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। यू कैन ऑल्सो शेयर द चैनल लिंक आपके फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप्स में। ठीक है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल जाए ये टर्म 2 सीरीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। ठीक है, सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक मास। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ठीक है, तो एटॉमिक मास देखो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, या फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन मैं बोल सकती हूँ कि रिवीजन वाली बात हो गई है ये, है ना। आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं इसमें, या फिर आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं तो मास, एटॉमिक मास मतलब क्या? जो एटम्स हम देखते हैं, एटम्स क्या होते हैं? सिंगल एटम होते हैं जिसमें दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होता है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सभी क्या है? एटम्स हैं। अब इनके मास की बात हम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो नेचर में जो मास होता है ना एटम का, अगर मैं सबसे पहले बताऊं आपको हाइड्रोजन के मास की, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.67 अप्रोक्स इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, ये होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब ऐसे ही जाने कितने ही एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एलिमेंट ही तो है ना। हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये एलिमेंट है ना। और एलिमेंट ये क्या है? तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। और अगर मैं बताऊं आपको कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो नेचर में हैं, तो मैं कहूंगी कि 118 एलिमेंट होते हैं। तो 118 एलिमेंट का इस तरह से मास याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है ना। एक या दो या तीन चार ठीक है, लेकिन अगर आप 118 एलिमेंट आप बोल रहे हो और आपको उनके मास इस तरह से लिखना है, तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है ये चीज, है ना। आपके लिए भी होगी। ठीक है, तो क्या इसी से रिलेटेड हम एटॉमिक मास को पढ़ने वाले हैं? क्या चीजें थी अब एटॉमिक मास में जो क्लियर हुई कि कैसे हमने इस मास को ना लिखकर क्या मास बता दिया?
एटॉमिक मास का और उसे कैसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सो यहां पर लिखा है द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। वैसे तो डाल्टन्स जो थे उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी अपनी, ठीक है, किसके बेसिस पे दी थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे दी थी, जिसमें हमने 2 लॉज देखे थे। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे उन लॉज को। ठीक है, तो उसको उन्होंने थ्योरी में रखा था, लेकिन उनकी थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स थे। अब आप वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। फिर अगेन डाल्टन्स आए थे, उन्होंने क्या बताया था कि कैसे हम सिंबल दे सकते हैं, है ना, सिंबल दे सकते हैं एलिमेंट्स को सिंबलाइज फॉर्म में, जिससे और इजी हो जाएगा वो। ठीक है, वो आए, लेकिन उन्होंने सिंबल्स में भी कुछ ऐसा बताया कि वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, हम उसे नहीं ले पाए, किस तरह से सिंबल्स बनाने हैं उसमें भी टाइम कंज्यूम होने लगा। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए दैट इज बर्जीलियस, और उन्होंने फिर बताया कि हम किस तरह से जो भी एलिमेंट होता है उसको हम नेम दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट आते रहते हैं, लेकिन जो डाल्टन्स थे वो 3rd टाइम यहाँ पर आए थे एटॉमिक मास को बताने के लिए, और इस थ्योरी को जब उन्होंने बताया तो ये बहुत ही रिमार्केबल कॉन्सेप्ट निकल के आया उनका एटॉमिक मास का। अब कैसे निकल के आया हमें वो देखना है इसमें। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। उन्होंने ये कहा जितने भी एटम्स हैं, या फिर मैं बोलूं ईच एलिमेंट, है ना, 188 एलिमेंट होते हैं, तो ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। सबका एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहां पे आपको दिख रहा है कार्बन, कार्बन क्या यहां पे आपको दिख रहा है, क्या है, 6 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या होती है, शेल्स होती हैं, ऑर्बिट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें ही पूरी तरह से मास जो होता है एटम का वो पूरी तरह से होता है, मतलब कि उसी इसमें ही पूरा कंसीडर होता है मास, हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस में ही। और इसके अराउंड जो शेल्स होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से रिवॉल्व करते होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन उनका मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमने बता दिया। तो इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है, बट हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो एटम आपको दिख रहा है इसका मास, अब हमें पता है कि एटम्स कितने स्मॉल होते हैं, है ना, इतने बिल्कुल छोटे छोटे से स्मॉल, क्योंकि हमें पता है कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम के जो साइज है वो कितने छोटे होंगे, और अगर उसका मास की बात करें तो मास भी कितना होगा उसका, ठीक है, आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक मास दिख रहा है मुझे कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास लिखा है यहाँ पर, कितना लिखा है भाई, 12 लिखा है ना, उसका एटॉमिक नंबर है 6। तो आप बोलेंगे डबल मास दिख रहा है एटॉमिक नंबर से, तो वो भी एक लॉजिक है, हम वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोलार मास यहाँ पे लिखा है 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मोलर मास है 12 ग्राम पर मोल। ये कार्बन की हमने बात कर ली। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, उसका सिंबल होता है, इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटॉमिक मास को किस तरह से हमने डिस्क्राइब किया, या फिर आपके एनसीईआरटी में किस तरह से एटॉमिक मास को बताया है, साइंटिस्ट ने कैसे डिस्कवरी की है, कि हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इट्स मास इज वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, है ना। सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन स्टैंडर्ड एटम। अब क्या हुआ था, पहले साइंटिस्ट को ये चीजें पता नहीं चल पा रही थी कि हम कैसे क्या करें, जिससे कि क्योंकि एटम का एटॉमिक मास बहुत ही, मास जो होगा ना बहुत ही स्मॉल होगा, तो उन्हें कोई एक स्टैंडर्ड चीज लेनी थी जिसके साथ वो अदर एलिमेंट्स का, एटम्स का मास कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो उन्हें अदर एलिमेंट लेने थे। अब क्या हुआ, ऐसे भी एलिमेंट लेने थे जो कि अदर एटम्स के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकें, उन्हें ऐसा भी चाहिए था। तो पहले अगर मैं बात करूं तो साइंटिस्ट ने पहले हाइड्रोजन की बात की थी कि क्या हम हाइड्रोजन को ले सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो
आप अपनी घर में भी देखते होंगे, कोई भी आप प्रोडक्ट्स लाते हैं मार्केट से तो आप क्या करते हैं, एक आपने सेट करके रख लिया, आपको बहुत पसंद आ गया, आपने सेट करके रख लिया। अब इसके बाद जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। कैसे कंपेयर करोगे कि यार ये इससे कम अच्छा है, ये इससे बहुत अच्छा है, मतलब आपने अपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर ली है, ठीक है। और अब जितने भी उसी तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्किन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात कर लूं या फिर कोई भी चीज XYZ की मैं बात कर लूं, तो आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड आपने ले लिया, अपनी तरह से सेट कर लिया और उस सभी को आप प्रोडक्ट्स को आप उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो हम चीजें यही देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ऐसे साइंटिस्ट के दिमाग में भी, साइंटिस्ट जो थे हमारे, उनके दिमाग में भी ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि क्योंकि हमें एटॉमिक मास की साइज बहुत कम है, हमें उसे कंपेयर करना पड़ेगा और कंपेयर करने के लिए हमें एक ऐसा एटम लेना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड एटम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन की बात की थी, फिर ऑक्सीजन आया एटम, है ना। ऑक्सीजन क्यों आया? क्योंकि ऑक्सीजन उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो सभी एटम्स के साथ, जैसा मैंने आपको बताया, जितने एटम्स हैं उनके साथ अच्छे से रिएक्ट करके और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता था, है ना। ऑक्सीजन की उन्होंने बात की थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो उन्होंने ठीक लगी उन लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर बहुत सारे डिस्कशन के बाद 1961 में क्या हुआ था कि जो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर ये ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, बट कार्बन। कार्बन का मास होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। एक और अच्छी बात है कि यहां पर होल नंबर्स में ही मास को रखना था, ठीक है। मतलब जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि 33.1, 33 या फिर 3.33, ऐसा कुछ जो हम डेसिमल वैल्यू आ जाती है ना, वो हम नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो हमें ऐसा ही एटम लेना था, उसी का मास हमें स्टैंडर्ड मास रखना था जो होल नंबर में आ सके, डेसिमल में ना आए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बात हो गई यहां पर। अब क्या था, यहां पर आपको ये दिख रहा है, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा पिक्चर है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये जो पिक्चर, ये जो इमेज दिख रही है ना, वो क्या है। यहाँ पे वाटरमेलन रख रखे हैं, वाटरमेलन उनको दिख रहा है। तो अब इससे हम कैसे क्या समझ सकते हैं? तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ये क्या रखा है, ये क्या होता है, बैलेंस है, बैलेंस तराजू जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस के इस तरफ क्या रखा है, एप्पल्स रखे हैं 2 और एक तरफ आपको एक स्लाइस दिख रही है, किसकी दिख रही है स्लाइस? तरबूज, वाटरमेलन की दिख रही है। अब जो ये तरबूज दिख रहा है ना, अगर मैं आपको बोलूं अभी के लिए, इस तरबूज को आप मान लो एक कार्बन एटम, कार्बन एटम मान लिया आपने। अब इस तरबूज को हमने कार्बन एटम मान लिया और यहां पर इसकी जो स्लाइस आपको दिख रही है, दैट इज 12 स्लाइस ऑफ वाटरमेलन। तो अगर मैं आपको बोलूं इस कार्बन एटम को आपने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से 12 पार्ट में हमने बांट दिया। सेम इसी तरह से हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे ना। अब यहां पर एक आपने स्लाइस निकाल दी, मैं भी यहां पे क्या करूंगी, इसकी एक ये स्लाइस मैंने, मतलब कि कार्बन जो था एटम, उसका मैंने एक पार्ट ले लिया, ठीक है। 12 पार्ट से मैंने एक पार्ट निकाल लिया। अब क्या हुआ, यहां पर ये बैलेंस आपको दिख रहा है। अब फ्रूट सेलर के पास क्या होता है, तराजू होता है, बाट भी होते हैं, है ना, उसको मेजर करने के लिए। जो भी हम फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, हमने बोला उनसे कि हमें इतने ग्राम चाहिए, 1 kg चाहिए, 50 kg चाहिए, 60 ग्राम में चाहिए, ये सारी चीजें हम उसको बोलते हैं। तो वो क्या करता है, बाट रखता है इधर, और जो नीडल बीच में दिख रही है ना, वो इक्वल आ जाती है, बैलेंस हो जाती है पूरी तरह से, है ना। हम ये चीजें देखते हैं। तो अब क्या हुआ, जब हम लेने गए तो उसके पास बाट नहीं था, कोई भी मेजरमेंट था ही नहीं उसके पास, बैलेंस पे रखने के लिए नहीं था। तो उसने क्या किया कि हमने बोला कि हमें तो सिर्फ 2 ही एप्पल चाहिए, 2 ही एप्पल को मेजर करने के लिए कोई उसके पास वेट था ही नहीं, कैसे वो मेजर करे। तो उसने क्या किया, पहले तो इस एक पूरे वाटरमेलन को रख दिया। अब एक वाटरमेलन को रख रहा था तो ये जो नीडल था ना, ये पूरी तरह से झुक रहा था, बैंड हो रहा था इस तरफ। बट ऑब्वियस है झुकेगा, क्यों झुकेगा, क्योंकि इसका वेट तो ज्यादा है ना, तो हमें तो इक्वल करना है, तभी तो हम इसका वेट पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने 12 स्लाइस में इसको डिवाइड कर लिया, कट कर लिया, किसको, एक वाटरमेलन को। अब इन्होंने 2 स्लाइस रखी, 3 स्लाइस रखी, पहले तो चलो मान लेते 3 रखी, तब भी ये ज्यादा इधर झुक रहा था। फिर 2 स्लाइस रखी, तब भी झुक रहा था।
फिर 1 स्लाइस रखी तो उन्होंने देखा कि जो ये बैलेंस था ना, जो नीडल थी ना, वो इक्वल आ गई है। इक्वल आ गई कि मतलब कि ये जो वेट था ना, ये इसके इक्वल हो गया है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये वाला जो तरबूज है, वाटरमेलन आपको दिख रहा है, इसका अगर वेट था 60 ग्राम, सुनना ध्यान से, इसका अगर वेट था अगर 60 ग्राम, तो हमने क्या किया, इसको 12 में डिवाइड कर दिया। मतलब कि 12 पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया। 60/12 अगर मैं बात करूं तो 12 5 क्या हो जाता है, 60। मतलब कि क्या आ गया है मेरे पास, 5 ग्राम। 5 ग्राम आ गए। तो जो 12th पार्ट था, मतलब 60 को 12 में डिवाइड कर दिया, मतलब कि एक स्लाइस से मैंने इस एप्पल को क्या कर दिया, तौल दिया, है ना, तराजू में, या फिर मैं कहूं बैलेंस पर मैंने तौल दिया। मतलब कि ये जो था ना, एक का जो वेट है ना, ये क्या आ गया, 5 ग्राम। 5 × 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 12 60 आ जाएगा। तो मतलब एक स्लाइस का वेट कितना था, 5, और इसका जो रेफरेंस हमने लिया था, इसके साथ हम इसको तौल रहे हैं। मतलब कि जो एप्पल का वेट है हमारा, वो भी आ जाएगा 5 ग्राम। ठीक है, मतलब इससे 5 ग्राम के बेसिस पे जो फ्रूट सेलर रहेगा हमें प्राइस बता देगा इस 2 एप्पल की। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया, उनके पास बाट नहीं था इसको मेजर करने के लिए, उन्होंने इस तरह से, उनको एक वाटरमेलन का पता था, हमने ऐसा सपोज कर लिया, तो इस तरह से निकल गया हमारे पास एक स्लाइस का वेट, और वही वेट हो गया हमारा क्या, 5। तो अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो इसी तरह से जो कार्बन है ना, कार्बन का जो 1/12 पार्ट है, 12 में डिवाइड कर दिया, कार्बन का जो 1/12 पार्ट है ना, इसी को हम सभी एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी से चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि 1/12 पार्ट को, जैसे कि हमने फ्रूट ये वाटरमेलन के साथ किया था, वैसे ही हम यहां कर रहे हैं 1/12 पार्ट ऑफ द C12 एटम, मैं ऐसा कह सकती हूं। ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ द C12 एटम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने यहां पर क्या निकाल लिया है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, अभी हमने क्या निकाला है यहां पे, तो मैं आपसे कहूंगी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बेटा हमने निकाला क्या है यहां पे, तो आप बोलोगे एटॉमिक मास। नहीं, मैं बोलूंगी कि हमने निकाला है यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या निकाला है हमने यहां पर, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले क्योंकि हम रेफरेंस में ले रहे हैं किसी अदर एटम को। यहां हम रेफरेंस में ले रहे हैं किसी अदर फ्रूट को, उसके साथ हम बाकी फ्रूट्स को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलर वे में आप बिल्कुल इसके बाजू में ये कार्बन एटम को रख दो, ठीक है, और इसके साथ पूरा ऐसे इमेजिन करो कि ये 12 पीसेस कर दिए, 1/12 पार्ट हो गया, और इसी के साथ जितने भी एलिमेंट है ना बाकी उन सबको, तो ये आपके पास एज ए स्टैंडर्ड एटम है। कार्बन क्या है, स्टैंडर्ड एटम है सभी एलिमेंट के साथ मेजर करने के लिए। इसीलिए हमने क्या किया, रिलेटिव मतलब होता है जो रिलेट करेगा, उसके मास के साथ रिलेट करेगा, एज ए रेफरेंस में ले लिया, एज ए स्टैंडर्ड ले लिया, या जो रिलेट कर रहा है जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। क्लियर है? सो ये आपको क्लियर है, आई थिंक इस तरह से हमने बता दिया। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सभी एलिमेंट को फिर उसके साथ कंपेयर करेंगे। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, यहां पर हमने 1/12 पार्ट की बात की है कार्बन की। ठीक है, अब इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं कि फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, पहले जो यूनिट होती थी दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट की अगर मैं बात करूं, मतलब कि एक यूनिट टोटल अगर मैं बात बताऊं तो 12 होता है, क्या 12 यूनिट होती है टोटल एक कार्बन में। हमने देखा भी, जैसे कि तरबूज का देखा हमने, 12 स्लाइस होती हैं, वैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 12 यूनिट होती हैं। तो अब अगर मुझे पता करना है सिर्फ एक यूनिट, तो जो एक यूनिट है दैट इज व्हाट, एटॉमिक मास यूनिट, ये उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो द एटम विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द masses of other atom is what, 12 atom whose atomic mass is atomic mass unit।
इसीलिए हमने आपको यूनिफाइड मास, हम क्या बोलेंगे इसे, यूनिफाइड मास या फिर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन अब एटॉमिक मास AMU से यूनिट हो गई है, मतलब 12 यूनिट्स में बोल सकती हूँ। 12 यूनिट का 1/12 पार्ट हमें यहां पर बताना है कार्बन के C12 एटम का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगी ना इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। अब आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस तरह से जो 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही है, यू मतलब होता है यूनिफाइड मास या यूनिट्स, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, जो हम सभी एटॉमिक मास के लिए अभी बोलते हैं, ठीक है, यूनिट लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या बोलूंगी, 12 यूनिट, ठीक है, 12 यूनिट बोलूंगी। तो बट यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, 1/12 यूनिट, क्योंकि 1/12 पार्ट लिया है मैंने उसका। क्लियर है? तो एक बार और पढ़ लेते हैं ये लाइन की 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन C12 एटम, उसके 1/12 पार्ट के इक्वल होगा उसका मास, ठीक है, 1 एटॉमिक यूनिट का। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखो, यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा है, मास नंबर लिखा है, जस्ट थोड़े से और नॉलेज के लिए आपको मैंने ये यहां पर इमेज डाली है कि यहां पे आपको हीलियम एटम दिख रहा है ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बताने के लिए कि अगर हम किसी भी एटम का मास पता करते हैं तो एटॉमिक मास क्या होता है। तो भाई जो एटॉमिक मास होता है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हीलियम का बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और अगर मैं आपको कहूं कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं ना इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं रहता है इसमें, लेकिन जो बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, उनके नंबर्स जो होंगे उन दोनों को प्लस कर लो, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, मास नंबर के। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ये आपको बहुत आगे काम में आने वाला है कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर। एंड ओनली अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं किसको, एटॉमिक नंबर को। तभी आपको जो 6 था ना कार्बन, उसके एटॉमिक मास 12 दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के नंबर अप्रोक्स सेम ही होते हैं, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना तो ये 12 आता है। ठीक है, और सिर्फ प्रोटॉन डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर को, दैट इज 6 कार्बन का, और एटॉमिक मास को, उन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब एटॉमिक मास निकल जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आप पढ़ोगे, लेकिन अभी हमने क्या इसकी यूनिट पढ़ी है एटॉमिक मास की, तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज। अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ वन एटम। वन एटम क्या हो गया, कार्बन। एवरेज मास ऑफ वन एटम, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट। हम बोलेंगे कि कार्बन क्या है, एलिमेंट भी है, ठीक है। तो वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विथ, कोई भी एलिमेंट हो उसको हमने कंपेयर किसके साथ कर लिया, 1/12 द मास ऑफ अ C12 एटम। मतलब जो इसका जो 1/12 पार्ट है ना, इसको हमने क्या कर दिया, 12 में डिवाइड कर दिया, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट निकली है, एक यूनिट, उस इसका जो मास निकलेगा 1/12 मास, उसको हमने कंपेयर किया है अदर एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर किया, मैं बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सोडियम का, अगर मैं बात कर लूँ, चलो ठीक है, सोडियम की अगर हम बात कर लेते हैं, सोडियम बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 18 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का होता है यहां पर 16, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। अब मैं क्या लिखूंगी, 16U लिखूंगी मैं, ठीक है, इसका एटॉमिक मास क्या लिखूंगी, 16U लिखूंगी। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करती हूं तो मैग्नीशियम का होता है 24U, ठीक है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है, मैं कैसे बताऊं, कैसे कंपेयर करना है, तो मैं बोलूंगी कि जो मैग्नीशियम का जो होता है ना 24 यूनिट, वो होता है, वो 24 टाइम्स हैवियर है। किसके हैवियर है, तो मैं बोलूंगी वो हैवियर है 1/12 द मास ऑफ C12 एटम के हैवियर है। इस तरह से मैं हर एक एलिमेंट को कंपेयर करूंगी, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी ऑक्सीजन का 16 यूनिट है, मतलब जो 16 यूनिट जो मास है ना ऑक्सीजन का, वो हैवियर है, 16 यूनिट हैवियर है देन द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन C12 एटम।
ऐसा मैं बोलूंगी। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करेंगे हम कि इसके मास से, इस 1/12 पार्ट के मास से, कार्बन के 1/12 पार्ट से, मास से उसके ये एटम और ये एलिमेंट इतना हैवियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से साइंटिस्ट ने ये निकाला कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। उन्होंने ये यूनिट बताई है, हम कैसे, पहले एटॉमिक मास यूनिट था लेकिन हमने एक यूनिट निकाली है, वो तो फिर ग्राम हो जाएगा कि कितने पूरे नंबर है, लेकिन अब 16 यूनिट है, मतलब कि इस ऑक्सीजन में 16 पार्ट हम कर सकते हैं, 16 यूनिट्स हैं टोटल। ठीक है, और वो हैवियर है किससे, 1/12 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कार्बन को हमने क्यों लिया। अब एक और बात मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि हमने कार्बन ही क्यों लिया और कार्बन का 12 ही क्यों लिया, क्योंकि कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स मतलब कि 12 है, 13 है, 14 है। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं अब मैम, तो आइसोटॉप्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है जिस भी एलिमेंट का, पर जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है। ठीक है, तो हमने जो कार्बन का मास है, फिर साइंटिस्ट ने जो चूज किया है वो C12 चूज किया है। क्या चूज किया है, C13 और C14 नहीं किया, C12 आइसोटोप हमने चूज किया है। सबसे पहली बात तो कार्बन जो है वो ऐसा एटम था जो सभी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता था, कंबाइन हो जाता है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, होल नंबर्स में वैल्यू भी आ रही थी। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्कशन के बाद जब साइंटिस्ट ने पता किया, फिर उनके पास आइसोटोप्स को लेके बात छिड़ गई। तो आइसोटोप्स में C12 आइसोटोप उन्होंने इसीलिए चूज किया क्योंकि ये अबंडेंट फॉर्म में है, अबंडेंट फॉर्म में, या फिर मैं कहूंगी कि 99.99 समथिंग ये प्रेजेंट होता है नेचर में। दैट्स व्हाई C12 आइसोटोप फिक्स किया एज ए स्टैंडर्ड एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको एटॉमिक मास अब आपको पता करना है तो आप बहुत इजीली लिख पाओगे। आपको ये लाइन अब बहुत अच्छे से क्लियर है कि यहां पर हमने कंपेयर किया है विथ 1/12 द मास ऑफ C12 एटम से, मतलब C12 एटम के 1/12 पार्ट के मास से हम सबको कंपेयर कर रहे हैं, सभी एलिमेंट को। और मैंने आपको बता दिया कैसे हम कर सकते हैं कंपेयर, कितना हैवियर जाएगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपके एनसीईआरटी में ये टेबल देके रखी है और आपको ये टेबल अच्छे से पढ़नी है कि किस तरह से एलिमेंट जो है होते हैं उनका एटॉमिक मास क्या होता है। आप इसकी यूनिट मत भूलना, इसमें यूनिट हम कौन सी लगाते हैं, दिस इज एलिमेंट, दिस इज एटॉमिक मास इन यूनिट्स, और यूनिफाइड मास हम बोल सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, पर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 यूनिट, 12 यूनिट, 14 यूनिट, 16 यूनिट, 23 यूनिट। ठीक है, मैग्नीशियम में आप क्या देखोगे, 24 यूनिट, 27 यूनिट, 32, 35.5, इस तरह से आप यूनिट रखोगे। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको, एंड एग्जाम्स में कैसे भी क्वेश्चंस आए आप बहुत अच्छे से लिख भी सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर रहते हैं किसी भी टॉपिक के, तो हमारे पास कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं हम इजीली उनके आंसर लिख देते हैं, है ना। मेरे साथ भी यही होता है। तो अब आपने ये समझ लिया, अब मोल कॉन्सेप्ट देखना आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। हम मोल कॉन्सेप्ट को भी ना बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं कब आ रही हूं आपको पढ़ाने के लिए, है ना, नेक्स्ट लेक्चर मेरा कब आने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं तो चाहती हूं कि ये सारा जो सब कुछ है ना, बेनिफिट सभी को मिले, तो मैं तो आपसे ये भी कहूंगी कि आप शेयर भी कर दो लिंक को, है ना। हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं। जनरली कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मेनली मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी था, एटॉमिक मास। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए, क्यूरियस बने रहिए। हम अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।